नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू एंड कश्मीर शिक्षक संघ के लीगल टीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में टेट को लेकर जो क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया था उसके बारे में अभी 1-2 दिन पहले मैंने 2 वीडियो डाला था। उसमें वे जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, किस प्रकार से उसे दाखिल किया जाता है और उसकी प्रोसीडिंग क्या होती है, इसके बारे में ज्यादातर शिक्षक बंधुओं को पूरी जानकारी नहीं है और उस जानकारी के अभाव में इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज मैं क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। यदि क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। क्यूरेटिव पिटीशन अर्थात उपचारात्मक याचिका भारतीय न्याय प्रणाली में किसी भी मामले के लिए दाखिल की जाने वाली अंतिम कानूनी गुहार है। यह सर्वोच्च न्यायालय के उस अंतिम निर्णय के खिलाफ दायर की जाती है जिसमें पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी हो और पीड़ित पक्ष को ऐसा लग रहा हो कि उन्हें न्याय नहीं मिला, जैसे हमारे टेट से प्रभावित शिक्षक बंधुओं को आज लग रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अदालत है और न्याय स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट का मूल धर्म है। यदि किसी को यहाँ से भी न्याय नहीं मिले तो आखिर वो न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाएगा। इसीलिए असाधारण परिस्थितियों के लिए क्यूरेटिव पिटीशन एक वैकल्पिक व्यवस्था है। अब समझते हैं कि इसका कानूनी आधार क्या है। क्यूरेटिव पिटीशन का उल्लेख भारत के संविधान और किसी विशेष कानून में कहीं नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने निर्णय द्वारा इस व्यवस्था का इजाद किया है। वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक मामले रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के फैसले से शुरू हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने माना कि अपने ही अंतिम फैसले के बाद भी यदि घोर अन्याय की स्थिति बने तो उसे सुधारने का एक रास्ता अवश्य होना चाहिए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था दी थी कि यदि किसी निर्णय में गंभीर त्रुटि या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो तो न्यायालय अपने ही अंतिम फैसले में सुधार कर सकती है। चूंकि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसे दाखिल किए जाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इसे कोई भी व्यक्ति सीधे दाखिल नहीं कर सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित करना अनिवार्य होता है कि याचिका में दिए गए बिंदु वास्तविक और ठोस है और यह क्यूरेटिव पिटीशन के लिए फिट है। याचिका के साथ साथ एक प्रमाणिक हलफनामा लगाना भी जरूरी होता है। याचिका में स्पष्ट रूप से बताना होता है कि जो आधार इसमें लिए गए हैं वे पहले रिव्यू पिटीशन में भी उठाए गए थे और रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है। यह कोई सामान्य याचिका या अपील नहीं है। इसे केवल इस आधार पर दाखिल किया जा सकता है कि न्यायाधीश किसी पक्ष से पूर्वाग्रही अर्थात बायस्ड थे या प्रीजुडिस्ड थे या न्याय के प्राकृतिक नियमों का इसमें उल्लंघन हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें आखिर सुनवाई कैसे होती है। क्यूरेटिव पिटीशन दायर किए जाने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और 2 मूल न्यायाधीश जिन्होंने यह फैसला सुनाया था उन न्यायाधीशों को सर्कुलेशन के माध्यम से की जाती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 सबसे सीनियर न्यायाधीश अर्थात उन्हें भावी मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं। जैसे अभी देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका नाम है जस्टिस विक्रमनाथ और उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है जस्टिस बीवी नागारत्ना। अर्थात यदि इस क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई होती है तो इन तीनों न्यायाधीशों के द्वारा इसकी सुनवाई सर्कुलेशन के माध्यम से
की जाएगी। अर्थात इसमें किसी भी अधिवक्ता को पेश होने की जरूरत नहीं होगी। इसकी सुनवाई उन जजों द्वारा अपने चैम्बर में की जाएगी और सभी जजों को क्यूरेटिव पिटीशन की फाइल उनके चैम्बर में भेज दी जाएगी। वे सभी न्यायाधीश क्यूरेटिव पिटीशन की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस निर्णय में कहां-कहां चूक रह गई है। यदि बहुमत से यह फैसला लिया जाता है कि इसकी दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, तब जाकर इस मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाती है। क्यूरेटिव पिटीशन में अंतिम निर्णय आने के बाद याचिकाकर्ता के पास न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब कोई भी याचिकाकर्ता उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की याचिका नहीं लगा सकता है। अब देखते हैं कि आखिर ये वरिष्ठ न्यायाधीश उस निर्णय को किन कसौटियों पर कसकर इसकी समीक्षा करते हैं। मुख्य रूप से इसकी समीक्षा 3 कसौटियों पर रखकर की जाती है। पहला है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, अर्थात याचिकाकर्ता को मामले में अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। दूसरा आधार होता है कि न्याय का पक्षपाती होना, अर्थात बायस्ड होना या प्रीजुडिस्ड होना। और तीसरा है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग। यदि न्यायिक प्रक्रिया में कोई ऐसी स्पष्ट या गंभीर तकनीकी त्रुटि रह गई हो जिसने पूरे फैसले को प्रभावित कर दिया हो। इन्हीं बिंदुओं पर किसी भी निर्णय का क्यूरेटिव पिटीशन में समीक्षा की जाती है। और यदि 5 जजों में से बहुमत ने यह फैसला किया कि निर्णय में कोई गंभीर त्रुटि रह गई है और इसके लिए दोबारा सुनवाई की जरूरत है, तो फिर इसे ओपन कोर्ट में सूचीबद्ध कर दिया जाता है और इस पर सुनवाई 5 जजों द्वारा ओपन कोर्ट में की जाती है। उम्मीद है कि आप सभी को क्यूरेटिव पिटीशन की पूरी प्रोसीडिंग समझ आ गई होगी। अब 2-4 उदाहरण आपको मैं दे देता हूं कि आखिर किन किन केसेस में क्यूरेटिव पिटीशन लगाया गया और उनमें से कौन कौन से बड़े केस रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जाता है, उनमें बहुत सारे केसेस खारिज किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन में निर्णय को बदला भी गया है। भोपाल गैस त्रासदी मामला, इसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन लगाया गया था। दिल्ली मेट्रो बनाम DAMPEL केस, इसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन लगाया गया था और निर्णय में सुधार भी किया गया था। याकूब मेमन मामला जो 1993 के बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ था, उसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन लगाया गया था। निठारी हत्याकांड आप सभी जानते होंगे, उस केस में भी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था। ये थे कुछ फेमस केसेस का नाम जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन लगाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो प्राइवेट प्रकृति के हैं, उनमें भी क्यूरेटिव पिटीशन लगाया गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस में सकारात्मक परिणाम भी आया है। उम्मीद है कि आप सभी को क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में किसी भी प्रकार की अब गलतफहमी नहीं रह गई होगी। आपको क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पूरी जानकारी अवश्य मिल गई होगी। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं। अगले अंक में हम यह जानेंगे कि आखिर शिक्षक बंधुओं का टेट मामला क्यूरेटिव पिटीशन के लिए सर्वाधिक फिट क्यों और कैसे है। क्यूरेटिव पिटीशन में इस निर्णय में सुधार की कितनी गुंजाइश है, कितनी संभावना है, इस विषय पर चर्चा अगले अंक में अवश्य करेंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।